मॉर्निंग। आपका IQ लेवल एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक चल रहा है नगर पालिका अधिनियम, ROUN के लिए स्पेशल चला रखा है नगर पालिका अधिनियम 2009। 2009 के अंदर हमने 6 अध्याय देख लिया था। 7वें अध्याय के भी 120 तक धाराएं जो थी वो देख ली थी। ठीक है, अब जो एक 7वां अध्याय है वो नगर पालिका का राजस्व है कि इसमें रोकड़ा कैसे आता है। पहले हमने 120 तक देखा था कि लीगल तरीके से रोकड़ा आता है, फिर आगे जो है वो कहती है कि भाई हम प्रेशरली भी आपसे रोकड़ा ले सकते हैं। तो वो किस किस आधार पे रोकड़ा लेते हैं। धारा 121 जो है वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। धारा 121 में दे रखा है कि कराधान से संबंधित अपील, क्या दे रखा है, कराधान से संबंधित अपील, कराधान से संबंधित अपील, कराधान से संबंधित अपीलें, अपीलें कि आपका जो कर है वो आपको पता है कि बैठक बैठेगी, 2/3 बहुमत से पास कर देगी। आपको यदि आपत्ति लगानी है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपत्ति लगानी है। उसके बाद आप और उस आपत्ति के खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो कराधान से संबंधित अपीलें में 2 बातें आती हैं। एक तो कर निर्धारण आता है, कर निर्धारण आता है, कर का निर्धारण से संबंधित कोई अपील हो, और एक आता है कर निर्धारण परिवर्तन, निर्धारण परिवर्तन कि कर का जो परिवर्तन। ठीक है, तो कर निर्धारण का जो परिवर्तन होता है कि परिवर्तन करते हैं, कभी टैक्स कम कर दिया जाता है, कभी ज्यादा कर दिया जाता है, एक कर निर्धारण किया जाता है। इस मामले में बोला गया है कि जनता को यदि कोई आपत्ति है तो वो 30 दिन के अंदर आपको अपील लगानी पड़ेगी, 30 दिनों में अपील लगानी पड़ेगी। ठीक है, और वो अपील के लिए बोला गया है कि आपको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अपील लगानी पड़ेगी। यदि आप नगर निगम में रहते हो, नगर निगम में रहते हो, तो नगर निगम का जो अधिकारी होता है उसको क्या बोला जाता है, आयुक्त बोला जाता है। आप आयुक्त को दो, आयुक्त के सामने आप अपील करो। यदि आप नगर निगम में रहते हो तो आयुक्त के सामने आप अपील करो। ठीक है, यदि आप नगर पालिका में रहते हो, नगर पालिका बोर्ड जिसको बोला गया है, नगर पालिका बोर्ड में रहते हो या नगर परिषद में रहते हो। ठीक है, नगर पालिका में रहते हो या नगर परिषद में रहते हो, यदि आप इस कंडीशन के अंदर आप रह रहे हो तो उप निदेशक को आप अपील करो। किसको करो, उप निदेशक को। ठीक है, उप निदेशक को। तो बहुत छोटा सा है कि कराधान से संबंधित जो अपील है, कराधान से संबंधित जो अपील है वो अपने को कहाँ करनी है, 2 मामले की करनी है। या तो कर निर्धारण की भाई ये कर क्यों लगा रहे हो, क्यों नहीं लगाना चाहिए या लगाना चाहिए। दूसरी बात है कर निर्धारण परिवर्तन की कि भाई ये कम ज्यादा क्यों कर रहे हो। ठीक है, इसकी यदि आप नगर निगम में रहते हो तो आयुक्त के सामने लगाओ जाके, और नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद इन दोनों के अंदर आप यदि रह रहे हो तो आपको उपनिदेशक के पास लगानी है। 30 दिनों के भीतर आपकी अपील लगेगी, उसके बाद आपकी अपील खारिज हो जाएगी। ठीक है, अगली जो धारा 122 में बोला गया है कि परिसीमन, परिसीमा और दावाकृत जो आपकी राशि है उसका पूर्व निक्षेप, क्या बोला गया है, परिसीमा, परिसीमा व दावाकृत राशि जो है, राशि का पूर्व निक्षेप। ठीक है, क्या बोला गया है, दावाकृत राशि का पूर्व निक्षेप कि आप जो दावा करते हो जिस राशि के ऊपर, या परिसीमा करते हो, जिस राशि की परिसीमा करते हो या जिस राशि के ऊपर आप दावा करते हो, उसकी अपील उसके बाद निक्षेप मतलब नहीं सुनी जाएगी। नहीं, आपकी जो अपील है ना वो नहीं सुनी जाएगी, सुनी जाएगी। अपील जो है, अपील जो है वो आपकी नहीं सुनी जाएगी। परिसीमा व दावाकृत राशि के ऊपर यदि आप दावा कर रहे हो तो वो नहीं सुनी जाएगी। यदि भूमि और भवन का मामला हो, पहली बात दे रखी है कि भूमि और भवन का मामला हो, भवन का मामला हो, किसका मामला हो, भूमि और भवन का यदि मामला हो तो आपको 30 दिनों के भीतर अपील करनी होगी, उसके बाद की अपील नहीं सुनी जाएगी। तो कितने दिनों में करनी पड़ेगी, 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर 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 अपील करनी होगी, अपील करनी होगी। ये कौन से 30 दिन है, देखिए 30 दिन कौन से हैं, 30 दिन वो है जिस दिन से आपका मामला जो उठता है उसी दिन के आगे गिन लिया जाता है। 30 दिन के भीतर भीतर यदि आप अपील नहीं करते हो, करनी होगी, और यदि नहीं करते हो तो उसके बाद अपील नहीं होगी, उसके बाद अपील नहीं होगी। ठीक है, अपील नहीं होगी। यदि आपको अपील करनी है, लीगल अपील करनी है, यदि भूमि और भवन का मामला हो तो आपको 30 दिनों के भीतर भीतर आपको नगर पालिका के अंदर जाके अपील करनी पड़ेगी। अपील किस अधिकारी की, हमने देखा था आयुक्त और उप निदेशक के सामने अपील करनी थी।
यदि वो टाइम आपका 30 दिन निकल जाता है तो उसके बाद अपील नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है कि जो आवेदक होता है, आवेदक कौन होता है? अपील करने वाला। आवेदक जो है उसको कितनी राशि पे अपील करनी है? दावाकृत राशि है ना, कितनी राशि की दावा करना है, अपील कितनी राशि पे करनी है, उसका 25% जमा करवाना होगा। जमा करवाना होगा कहां पे? नगर पालिका के अंदर। नगर पालिका में जमा करवाना होगा 25% राशि। यदि आप 25% राशि जमा नहीं करवाते हो तो आप अपील नहीं कर सकते। नहीं होने पर क्या होगी? अपील नहीं होगी, अपील नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है 121 के अंदर अपील की बात की गई है। आगे कह रहा है कि अपील दावा निक्षेप मतलब नहीं करने की। कब नहीं करने दी जाएगी आपकी अपील? जब भूमि भवन का मामला हो तो 30 दिनों के भीतर अपील करनी है। 30 दिनों के अंदर नहीं करोगे तो वो अपील मान्य नहीं होगी। आगे कह रहा है कि जो आवेदक होगा, अपील करने वाला जो होगा, उसको 25% जमा राशि नगर पालिका के अंदर कितनी राशि पे दावा कर रहा है वो, उस राशि का 25% जमा करवाना होगा, उसके बाद ही अपील कर सकता है। यदि वो जमा नहीं करवा पाता तो अपील नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगली धारा जो आती है अपनी 123 की, 123 में बोला गया खर्चे, केवल खर्चे बोला गया, खर्चे। ये कौन से खर्चे हैं? ये वो खर्चे हैं कि आपने अपील कर दी और आपकी अपील नगरपालिका ने मान ली और लीगल है, तो आपको उसका खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि नगरपालिका पैसे देगी। नगरपालिका पैसे देने का मामला कौन करेगा? ये नगरपालिका के अंदर कोई अधिकारी निश्चित कर लिया जाएगा। कौन कर लिया जाएगा? अधिकारी निश्चित होगा, निश्चित होगा। निश्चित वही बात है, यदि नगर निगम की बात आती है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होते हैं सारे जो खर्चे वगैरह देने। अब ये जो अधिकारी निश्चित होगा ना, इसका अंतिम फैसला होगा। इसका फैसला क्या होगा? अंतिम होगा। फैसला जो है इसका अंतिम होगा। कोई भी अधिकारी जो है नगरपालिका का, यदि नगर निगम की बात आती है, नगर निगम की, तो आयुक्त हो जाएगा। और यदि नगर पालिका की बात आती है या नगर परिषद की बात आती है तो आपने देखा था कि उपनिदेशक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपनिदेशक, उपनिदेशक हो जाएगा। तो ये आदमी जो है ये क्या करेंगे? जो अपील जिसकी पास हो जाती है उसको, जो दावा राशि पे जिस पे दावा किया जाता है, वो फैसला यहां से पैसे दिलेंगे। आगे कह रहा है कि ये खर्चा जो है ना, ये 30 दिन में देना होगा, 30 दिनों में देना होगा, देना होगा। कौन देगी? नगर पालिका देगी, नगर पालिका देगी। नगर पालिका को ये आदेश दे देते हैं कि आप 30 दिन के अंदर फलाने आदमी का इतना खर्चा है, आप नाजायज ले रहे हैं, वापस दो इसका। तो 30 दिनों के अंदर वापस दे देते हैं। यदि वो नहीं देते, नहीं देते 30 दिनों में, तो क्या होगा? ये जो अधिकारी होगा, विनिश्चय करने वाला अधिकारी होगा, विनिश्चय करेगा ये, विनिश्चय करने वाला जो अधिकारी होगा, निश्चित करने वाला, पैसे देने वाला जो अधिकारी होगा, ये जो क्या करेगा कि जो आपकी नगर पालिका निधि है, नगर पालिका की जो निधि है ना, क्योंकि निधि में ही तो पैसे जमा होते हैं, तो नगर पालिका निधि से पैसे दिलाने की सिफारिश करेगा, पैसे दिलाने की, पैसे दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि सिफारिश नहीं करेगा, ये कहेगा तो सही लेकिन इसका फैसला अंतिम होगा, इसलिए ये पैसे दिलाएगा। तो सीधी सी बात है, खर्चे, खर्चे कौन है? मान लो अपील करने वाला है, अपील करने वाला है, उसकी अपीलें मान ली गई, स्वीकार कर ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई, उसने 25% राशि के साथ अपील की थी। दूसरी बात, उसने लीगल अपील की थी, 30 दिनों के भीतर भीतर अपील की थी, तो वो अपील मान ली गई। तो उसके अंदर आया कि 30,000 रुपए नगर पालिका के आप मांगते हो, तो वो खर्चा कहां से दिया जाएगा? 30 दिन के अंदर आपका कोई विनिश्चय करने वाला अधिकारी आयुक्त होगा या उपनिदेशक होगा, तो वो 30 दिनों के अंदर पैसे दे देगा। यदि नगर पालिका फिर भी पैसे नहीं देती है तो ये आदमी सीधा किसको कहेगा कि भाई आप नगर पालिका निधि से, जो नगर पालिका निधि के ऊपर जो कंट्रोल करता है ना, उसकी या इसके ऊपर जो नगर पालिका निधि है उसको कंट्रोल करता है, चलाता है, या उसकी देखरेख करने वाला कौन है? देखरेख करने वाला, देखरेख करने वाला अधिकारी जो होगा, उस अधिकारी को बोल देगा कि आप पैसे इनको दे दो, तो ये 30,000 रुपए यहां से दे दिए जाएंगे। ठीक है। आगे बोला गया है धारा 124 में, 124 में बोला गया है कि कराधान का यदि कोई मामला है तो उसमें सिविल और दांडिक न्यायालय की कार्रवाई वर्जन है। क्या बोला गया है कि कराधान के मामले में, कराधान के मामले में सिविल और कोई भी सिविल और दांडिक न्यायालय की कार्रवाई जो है, कार्यवाही वर्जिन है, वर्जिन है। कोई मतलब कहने का मतलब ये है कि कराधान का यदि कोई भी मामला है ना,
तो आप ना तो सिविल न्यायालय के अंदर जा सकते और ना ही दांडिक न्यायालय के अंदर, फौजदारी और दीवानी किसी भी न्यायालय के अंदर कंटक शोधनीय या धर्मस्थलीय न्यायालय जो आपके कहां से शुरू हुए थे, मुगल काल, वो सॉरी उससे आपके मौर्य वंश से, तो मौर्य वंश से ही आपके शुरू हो गए थे। इसमें कोई भी न्यायालय के अंदर आप नहीं जा सकते। कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालय के अंदर आप नहीं जा सकते। कराधान का मामला क्या है, कराधान में क्या क्या लिया गया है, एक तो कर निर्धारण लिया गया है, ठीक है, कर कर का जो निर्धारण होता है, कर का मूल्यांकन करना होता है, कर का मूल्यांकन करना होता है, मूल्यांकन, ठीक है। कराधान का मामला है, कर का मूल्यांकन है, और एक आता है कराधान, कराधान, ठीक है। कर निर्धारण, कर का मूल्यांकन और कराधान, इस मामले के अंदर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। यदि कम ज्यादा टैक्स लग रहा है ना, तो आप रिपोर्ट दे दो, किसको दे दो, जो आपके आयुक्त बैठते हैं या उपनिदेशक बैठते हैं उनको दे दो, उनकी जो रिपोर्ट होगी वो अंतिम मानी जाएगी। तो इस मामले में आप न्यायालय में नहीं जा सकते, तो आपको क्या करनी है, अपील करनी है। अपील आप पहले ही कर चुके हो, किसके सामने करनी है, आयुक्त के सामने करनी है। आयुक्त, यदि नगर निगम की बात आती है, और यदि नगर पालिका बोर्ड की बात आती है या नगर परिषद की बात आती है, तो आप उपनिदेशक के पास करोगे, उपनिदेशक के पास अपील करोगे। इनके फैसले को अंतिम माना गया है, इनके फैसले को क्या माना गया है, अंतिम माना गया है, कि इनका फैसला जो होगा वो अंतिम होगा, और आप किसी भी कोर्ट के अंदर इस मामले को ले नहीं जा सकते। इनका जो फैसला होगा, नगर निगम के मामले में आयुक्त का फैसला होगा, नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद के मामले में उपनिदेशक का फैसला होगा, अंतिम फैसला इन्हीं का होगा। लेकिन इनको एक बात और दे दी दोनों को, कि आप है ना 30 दिन के अंदर यदि आपको उचित लग रहा है ना, तो उसमें परिवर्तन कर सकते हो। क्या कह रहा है, 30 दिनों में फैसला बदल सकते हो, आप फैसला बदल सकते हो, बदल सकते हो। ये आपका विधि मान्य होगा, मतलब आपका लीगल फैसला होगा, विधि मान्य माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, विधि मान्य, विधि मान्य माना जाएगा। तो क्या कहा गया कि कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालय दोनों की कार्रवाई को वर्जित किया गया, रोका गया है, कि आप कर निर्धारण, कराधान में क्या आता है, कर निर्धारण, कर का मूल्यांकन और कराधान, तीन चीजें आती हैं, ठीक है। इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, कहां पे, न्यायालय के अंदर अपील नहीं कर सकते। दूसरी बात, अपील कहां करोगे, यदि नगर निगम की बात आती है तो आयुक्त के पास करोगे, और नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद की बात आती है उपनिदेशक के पास करोगे अपील। फिर फैसला जो होगा इनका अंतिम होगा, 30 दिनों के अंदर ये अपना फैसला बदल सकते हैं। ये अपील का जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नगर निगम के मामले में किसको अपील की जा सकती है, अध्यक्ष को की जा सकती है, राज्य सरकार को। इस टाइप के 4 टॉपिक वो ऑब्जेक्ट, मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। यदि नगर पालिका बोर्ड की बात आती है, नगर परिषद की आती है, तो उपनिदेशक को दिया जाता है, ठीक है। अगली जो धारा आती है 125 की, उसमें व्यावर्तियां दिया रखा है। क्या दे रखा है, व्यावर्तियां। व्यावर्तियां कई जगह आएंगी आपके। व्यावर्तियां का मतलब, यदि कोई गलती, कोई छोटी बहुत त्रुटि हो जाती है, कुछ भूल हो जाती है, कुछ चूक हो जाती है, तो उसके लिए आप जो बात कही गई है वही को सही मानिए। आप जिस आदमी के नाम पे गया है तो उसका अता पता गलत हो सकता है, या उसका नाम लिखने में कोई गलती हो सकती है, तो वो विधि मान्य होगा, उसको गलत मत मानिए आप, ठीक है। यदि आपके नाम से आ रहा है, पिताजी का नाम चढ़ाने में हो सकता है कोई गलती कर दें वो लोग, क्योंकि मशीनों का काम होता है, टाइप करने में कुछ दिक्कत हो जाती है, आदमी से गलतियां होती है, तो वो भी आपके विधि मान्य होगी, उसकी सुधार आप करवा सकते हो, ठीक है। तो किसमें होगी ये गलती, कराधान का मामला होगा। कराधान में 3 चीजें देखी थी, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसके नाम में होगी, नाम में गलती हो जाएगी, उसके पते में गलती हो जाएगी, उसका नाम होगा, उसका पता होगा, निवास स्थान होगा, निवास स्थान होगा, निवास स्थान होगा, कारोबार का स्थान होगा, कारोबार का स्थान होगा, ठीक है। तो इनके अंदर यदि कोई क्या हो जाती है, या तो भूल हो जाती है, भूल हो जाती है, या त्रुटि हो जाती है, या गलती हो जाती है, ठीक है। ये जो नाम पता अता पता लिखने के अंदर कोई कर आदमी दे रहा है, ठीक है, त्रुटि हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो ये जो नाम अता पता जो भी गलती हो जाती है ना, त्रुटि, तो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति का यदि नाम आप बिल वो ले रहे हो, कर ले रहे हो,
उसके नाम लिखने में आपसे गलती हो गई, पिताजी का नाम लिखने में गलती हो गई, उसके पते में कोई गलती हो गई, निवास स्थान में कोई गलती हो गई, या कारोबार में कोई गलती हो गई, या भूल हो गई, त्रुटि हो गई, या गलती हो गई, तो ये विधि मान्य होंगे, ये अविधि मान्य नहीं होंगे, अविधि मान्य मान्य नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये सुधारे जाएंगे। आप अपना जो टैक्स, आपको टैक्स देने का अधिकार है, आप अपना टैक्स दीजिए, इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, इसलिए इसको व्यावर्त्य रखा गया। ये हर जगह आएंगे, आपके बहुत जगह आएंगे व्यावर्त्य, तो अविधि मान्य नहीं होगा, ठीक है जाएगा, ठीक है। आगे कहा गया है कि करों का उद्ग्रहण संपत्ति के हक नहीं निर्धारित करता। यदि नगरपालिका जो कर है ना, नगरपालिका कर लेती है ना, कर लेती है, तो ये मतलब नहीं है कि ये आपकी संपत्ति के ऊपर अपना हक जमा रही है, संपत्ति आपकी है, आपकी सुख सुविधा के लिए हम कर ले रहे हैं। तो करों का निर्धारण जो है वो संपत्ति का हक नहीं देता, संपत्ति का हक नहीं देता, हक नहीं है, ये तो आपका अधिकार है, ये संपत्ति का हक नहीं है कि नगरपालिका आपकी संपत्ति जो है वो उसके ऊपर हक जता रही है, हक नहीं जता रही, वो आपकी सुख सुविधाओं के लिए कर लेती है, और आपको जो सारी सुविधा देने के लिए, क्योंकि वो आमजन की बहुत सी सुविधा देती है, तो उसके लिए उसके लिए क्या करती है नगरपालिका, आपसे कर लेती है। कर जो होगा व्यावर्तिया में क्या कहा गया है, कोई व्यक्ति का नाम, पता, निवास स्थान या उसके कारोबार के स्थान का यदि अता पता कुछ गलत भरा जाता है कॉलम के अंदर, तो वो अविधि मान्य नहीं होगा, वो मान्य होगा, विधि मान्य होगा, वो विधि मान्य होगा। उसमें जो गलतियां हो गई उसको आप आगे सुधरवा सकते हो कि साहब ये मेरे पिताजी का नाम है फलाना और आपने चढ़ा दिया ये, तो आप वो चेंज करवा सकते हो। और करों का जो निर्धारण होता है वो नगरपालिका आपकी संपत्ति पे हक नहीं जता रही, वो आपकी सुख सुविधाओं के लिए कर ले रही है, ठीक। अगली जो धारा है 126 की है कि दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, दायित्व 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 प्रकट करने की बाध्यता, ठीक है। दायित्व किसके हैं, ये आम नागरिक के दायित्व है, किसके हैं, आम नागरिक के। आम नागरिक के क्या क्या दायित्व होंगे प्रकट करने के लिए, क्या क्या बाध्यता अपनी दी गई है। बोला गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी कौन होगा, प्राधिकृत अधिकारी की बात आती है तो वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होगा वो प्राधिकृत अधिकारी होगा, ठीक है। यदि यह आपसे पूछें कि आपसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोई बात पूछे या इनके द्वारा कोई भी आदमी को भेजते हैं आपके क्षेत्र में, वो आपसे जानकारी लेंगे, जानकारी जो लेंगे, जानकारी उसके अंदर आपको सत्य बोलना है। पहली बात तो वो आपसे पूछेंगे क्या भाई आप लोग टैक्स देते हो कि नहीं देते, क्या आप जो टैक्स है, कर जो है, कर देते हो इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत अधिरोपित हो, इस अधिनियम के तहत जो अधिरोपित जो कर है वो आप देते हो कि नहीं देते। दूसरा कह रहा है कि कितना देते हो, यदि देते हो तो उनसे पूछा जाएगा कि आप कितना कर देते हो। तीसरा कहते हैं कि ये जो कोई बिल्डिंग के सामने वो खड़े हो जाते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई ये जो है इसका मालिक कौन है, स्वामी कौन है, किसका, भूमि और भवन का। बात आती है भूमि और भवन की, पूछ लेते हैं कि मालिक या स्वामी कौन है, तो आपको करेक्ट जानकारी किसको देनी पड़ेगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आपको करेक्ट जानकारी देनी पड़ेगी। मालिक और स्वामी कौन है भूमि का, वो आपको बताना पड़ेगा। तीन चीजें पूछी गई है कि जनता का जो दायित्व है प्रकट करने की बाध्यता, आपको सच ही बताना पड़ेगा, जानकारी सच देनी होगी, ठीक है। क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी, वो पूछ ले कि भाई आप या तो कोई काम से जाओ या आपके घर आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि आप भाई कितना कर इस अधिनियम के तहत जो अधिरोपित है वो कर देते हो कि नहीं देते, वो कहेंगे देंगे साहब। पूछेंगे कितना कर देते हो, साहब इतना कर देते हैं, हमारे तो इतना आता है, ठीक है कोई बात नहीं। इसका मालिक कौन है, वो कहेंगे साहब फलाना आदमी है इस भूमि का, भवन का, वो जानकारी आपको देनी पड़ेगी। यदि आप जानकारी गलत देते हो या आप जानकारी नहीं देते हो, क्योंकि नहीं देना भी एक जुर्म है और जानकारी गलत देना भी एक जुर्म है, तो आपके खिलाफ
वारंट जारी कर देंगे, वो वारंट जारी कर देंगे। फिर आप जांच होगी, जांच के आधार पे दोष सिद्ध पाएंगे ना, दोष सिद्ध, आपका दोष सिद्ध हो गया तो आपको 1,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना कितना देना पड़ेगा? 1,000 रुपए तक। कब देना पड़ेगा? यदि आप अपनी जानकारी गलत देते हो या अपनी जानकारी नहीं देते हो। जानकारी जो है वो या तो आप गलत देते हो या फिर आप जानकारी नहीं देते हो, तो दोष सिद्धि होगी। दोष सिद्धि के ऊपर आपको 1,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। दायित्व प्रकट करने की बाध्यता में क्या कहा गया? आम नागरिक के दायित्व है। किसके खिलाफ है? अपने जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो आता है उसके लिए जानकारी सच देनी है। क्या आप इस अधिनियम के तहत आरोपित जो कर है वो देते हो? देते हो तो वो कर कितना देते हो, ठीक है, उस पर किसी रकम का निर्धारण कितना होना चाहिए या कितना कर देते हो। आगे कहा गया कि मालिक या स्वामी इस भूमि का कौन है। वो 3 चीजें आपसे पूछेगा, 3 चीजें आपको सही बतानी है। यदि आप वो गलत बता देते हो या जानकारी उसकी नहीं देते हो तो उसके खिलाफ वो वारंट जारी कर देंगे। वारंट जारी कर देंगे तो दोष सिद्ध होगा। दोष सिद्ध होगा तो आपको 1,000 रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। ये पूछा जाता है भाई, ये पूछा जाता है कि 1,000 रुपए तक आप जानकारी सही नहीं देते हो तो जानकारी के लिए 1,000 रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा, ठीक है। अब आती है अपनी धारा 127, करों का वसूल करने का कर्तव्य किसका है? करों को वसूल करने का कर्तव्य, करों को वसूल करने का कर्तव्य, करने का कर्तव्य, कर्तव्य किसका है? देखिए, करों को वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होती है। पालिका का जो अधिकारी होगा उसकी होगी। किसकी होगी? ये क्वेश्चन आएगा आपके पीटी के अंदर। मुख्य नगर पालिका, आपके जो टेस्ट एग्जाम होगा उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी हो, इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होगा। ये किसी दूसरे आदमी को कह देगा कि यार मैं तो थोड़ा बिजी हूं और दूसरे काम में लगा हुआ हूं, आप जाके टैक्स कलेक्ट कर लो, तो आप उसको टैक्स दोगे। किसके तहत दोगे? धारा 102 और 103 जो हमने पढ़ी थी उसके तहत आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पूरी जो जिम्मेदारी है क्या है? टैक्स को उद्ग्रहण करने की और वसूल करने की। टैक्स को उद्ग्रहण करने की, उद्ग्रहण भी वही बात है और वसूली भी वही बात है। लेने की, वसूली थोड़ा जोर जबरदस्ती का मामला आ जाता है, उद्ग्रहण प्रेम का मामला आ जाता है। बात वही है, लेना ही होता है, ठीक है, वसूली भी लेना ही होता है। ये उद्ग्रहण करना प्रेम प्यार से अपने आप टैक्स देना, वसूली थोड़ी जोर जबरदस्ती करके वसूल करते हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये है मुख्य नगर पालिका अधिकारी की। मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी होगा आपका, अधिकारी उसकी होगी। अब ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपको पता है नगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद और नगर निगम, इसके मामले में तो आपको आयुक्त होगा। आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होगा? आयुक्त होगा। और नगर पालिका के अंदर कार्यकारी अधिकारी जो होगा, नगर पालिका बोर्ड की बात आती है, बोर्ड की, तो उसके अंदर आपका होगा कार्यकारी अधिकारी होगा। कार्यकारी अधिकारी आपका जो होगा वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा, क्योंकि हमने ये चीजें पहले ही देख ली हैं। तो इसके अंदर 102 और 103 के तहत आपको पता है 101 से कर लेने के स्टार्ट कर देती है कर, फिर ये मुख्य कर हो जाते हैं, ये गौण कर हो जाते हैं, कौन कौन से कर इनको लेने हैं, ये बाध्यकारी कर हो जाते हैं। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी जो होगा वो उद्ग्रहण करेगा और वसूली करने की पूरी जिम्मेदारी इसकी होगी, ठीक है। धारा 128 में दे रखा है कि कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, बिल का प्रस्तुत किया जाना। ये बिल क्या है? एक नोटिस टाइप का है कि आप ये नोटिस कब दिया जाएगा आपको, बिल है ये, नोटिस आपको कब दिया जाएगा? ये दिया जाएगा कि इस अधिनियम के तहत कोई वसूली की राशि हो, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत वसूली राशि हो, वसूली की राशि के लिए आपको, क्योंकि इस अधिनियम के तहत ही तो आप वसूली कर सकते हो, कोई दूसरा अधिनियम लगा के वसूली थोड़ा ना कर सकते हो। तो इसी अधिनियम के तहत यदि कोई वसूली की राशि हो, वसूली की राशि का कोई बिल आपको देना हो। दूसरा, यदि आपने भूमि और भवन जो है उसको किराए पे दे दी हो, भूमि और भवन को किराए पर दे दिया हो, किराए पर दे दिया हो। देखिए, वैसे तो आप यदि जिस घर के अंदर रहते हो और वो आपका रेजिडेंशियल घर है, आवासीय घर है, तो उसको आप किराए पे नहीं दे सकते, ना उसमें कोचिंग चला सकते, ना आप उसमें दुकान चला सकते।
क्योंकि उसके लिए कॉमर्शियल आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो उनको पता चल गया कि यार ये इसका रहने के लिए अपने रिकॉर्ड में चढ़ा रखा है भूमि और भवन, लेकिन इसने दे किराए पे रह रखा है, किराए पे रह रखा है तो भाई आने तो पैसे, क्यों तू भी कमा रहा है तो हमें भी दे। तो क्या कहेगी नगरपालिका? नगरपालिका जो है वो एक बिल प्रस्तुत कर देगी, बिल निकालेगी, ठीक है, कि भाई हमें कर दे दे, हमारा कोई बात नहीं, तू चला ले इसको और कन्वर्ट करवा ले कि आवासीय भूमि से इसको आप व्यापारिक भूमि के अंदर कन्वर्ट करवा लो, ठीक है। तो बिल निकालेगी, किसके खिलाफ बिल निकालेगी? इन दोनों के अंदर जो दावा करेगा दायी व्यक्ति के ऊपर निकालेगी, दायी व्यक्ति के ऊपर निकालेगी, दायी व्यक्ति के ऊपर कर निकालेगी, कर निकालेगी। देखिए आप जयपुर में रहते हो, वहां पे यदि 5-7 बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, आप बाईपास के ऊपर कोचिंग कर रहे हो, वहां 5-10 बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसकी शिकायत हो जाती है तो आपको भूमि और भवन के ऊपर कर देने के लिए आपके खिलाफ नोटिस आ जाएगा। वो नोटिस किसके ऊपर आएगा? दायी व्यक्ति के ऊपर। वो अपने किराए ले रखा है मकान, तो वो मकान मालिक के ऊपर नहीं आएगा, आपके ऊपर आएगा। आप जो है वो दायी है क्योंकि आपने दे रखा है भवन किराए, वो जो आप भवन जो है वो काम में आप ले रहे हो, ठीक है। दूसरा उसकी वसूली की बात ये करेगा। फिर दायी व्यक्ति के द्वारा दावाकृत जो राशि होगी ना, वो दावाकृत राशि के लिए दावाकृत कि भाई इतनी राशि जो है हमें देनी है, दावाकृत राशि का बिल निकालेगी, बिल निकालेगी। कौन निकालेगी? नगरपालिका निकालेगी। तो इसके अंदर बहुत सीधा सा सिंपल दिया गया है कि कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, बिल नोटिस देना। 2 कंडीशन में नोटिस दिया जाएगा, या तो इस अधिनियम के तहत कोई राशि वसूल करनी है तो नोटिस दिया जाएगा, या कह रहा है कि आपने भूमि भवन किराए पे दे दिया हो तो आपके खिलाफ नोटिस आएगा, बिल आएगा। तो बिल कौन निकालेगी? नगरपालिका बिल निकालेगी। किसके ऊपर निकालेगी? दायी व्यक्ति के ऊपर निकालेगी। किस लिए निकालेगी? जो दावाकृत राशि है उसका जो कर बनता है, टैक्स। दावाकृत राशि क्या है? ये कर है, कर है किसका है? नगरपालिका का जो टैक्स बनता है उसको दावाकृत राशि बोलते हैं, ठीक है। नगरपालिका ये बिल निकालेगी, दायी व्यक्ति के ऊपर निकालेगी कि भाई आपने जो भवन भूमि है किराए पे दे रखी है तो हमें भी इसके पैसे दो, ये भी एक टैक्स का हिस्सा है, ठीक है। अगली जो धारा अपनी आती है 129। 129 में दिया गया है कि बिल की अंतर्वस्तु, बिल में क्या क्या होगा, क्या कहा गया है? बिल की अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु, ठीक है, अंतर ऊपर लगा दिया, अंतर्वस्तु, ठीक है, कि बिल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। बिल के अंदर कहा गया है कि सबसे पहले कालावधि होनी चाहिए, कालावधि, कि किस कालावधि के अंदर आपने बिल निकाला है, कितने समय से आप चला रहे हो, कि भाई आप 1 साल से चला रहे हो, हमें आप पता चला है तो हम आप आज 22 तारीख को हम बिल निकाल रहे हैं। कोई भी तारीख जो होती है उसकी कालावधि होगी। किसके लिए निकाला जाएगा? वह संपत्ति के लिए जो आपने किराए पे दे रखी है या फिर जिसके ऊपर हमारा टैक्स लेने का अधिकार है। आप उपजीविका के कोई साधन है आपका, उपजीविका, बेशक आप अपने जो उपजीविका होता है, दूसरा कारण, दूसरा कार्य, एक तो जीविका होता है, जीविका मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक उपजीविका होता है, दूसरा साइड बिजनेस जिसको बोलते हैं, वो उपजीविका होती है। परिस्थिति क्या थी? परिस्थिति क्या थी? परिस्थिति क्या थी और वस्तु क्या थी? आपने क्या दिया था वस्तु के अंदर? भवन दिया था या भूमि दी थी, ठीक है। वस्तु में आपने भवन दिया था या भूमि दी थी। तो बिल की अंतर्वस्तु में क्या होगी? कालावधि होगी। फिर कौन सी संपत्ति आपने दी है उसका विवरण होगा। फिर उपजीविका के लिए आपने सेकेंड टाइम या फिर आप पार्ट टाइम ये जॉब कर रहे हो उसके बारे में जानकारी होगी। दूसरा परिस्थिति, किस परिस्थिति के अंदर ये दिया जा रहा है कि हमें फलाने आदमी ने बताया है आप ये चलाते हो, ठीक है। फिर वस्तु क्या होगी आपकी? भूमि और भवन की होगी। साथ में ये तो दे ही देंगे, बिल तो देंगे, बिल में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसका रिकॉर्ड पूरा बिल में आ जाएगा। प्लस आपको अपील करने का मौका और दिया जाएगा, ठीक है। अपील करने की सूचना दी जाएगी, अपील की सूचना, कि आप जो है हमने तो आपका ये रिकॉर्ड बढ़ा दिया, हमने आपका बजट बढ़ा दिया 10,000, ये 10,000 रुपए दो, और यदि आप अपील करते हो तो अपील, आपको अपील का ऑर्डर दे देंगे कि आप अपील कर सकते हो। किसके किसके पास करेंगे? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास अपील करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में, ये अपन ने पहले देखा था, 30 दिनों में अपील होगी, ठीक है। तो ये बात इसमें कहा गई है कि इसकी अंतर्वस्तु बिल जो है उसमें क्या क्या लिखा होगा? कालावधि लिखी होगी, ठीक है, वह संपत्ति लिखी होगी, उपजीविका लिखी होगी, परिस्थिति वस्तु लिखी जाएगी और अवधि लिखी जाएगी, अवधि दी जाएगी आपको कि इतनी अवधि के अंदर आपको ये बिल जमा कराना है। तो आप अपील की सूचना और बिल आपको पकड़ा दिया जाएगा
कि भाई हमने ले 10,000 का ये नोटिस आपके खिलाफ निकाल दिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास जाके आप 30 दिन के अंदर आपकी अपील कर सकते हो। यदि वो आपका बिल माफ करें तो ठीक है, नहीं करें, लीगल तरीके का बिल है आपको तो देना पड़ेगा। ठीक है, अगली जो धारा है अपनी 130 है, इसमें दिया गया मांग का नोटिस, जिसको डिमांड नोटिस बोलते हैं। मांग का नोटिस, मांग का नोटिस, नोटिस, ये मांग का नोटिस है, ये धारा 130 के अंदर है। 130 नंबर का यहाँ पे चार्टा लगता है। सो की बात यही है कि जो मांग का नोटिस है, आपको क्या किया जाएगा, पहले तो पूर्ववर्ती राशि है, पूर्ववर्ती राशि है, पहले की जो राशि है उसके लिए तो दिया जाएगा, आगे की राशि तो कोई ले ही नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता। पूर्ववर्ती राशि जो है उसके ऊपर आपका पहले तो क्या निकलेगा, बिल निकलेगा। सबसे पहले आपका बिल निकलेगा। ठीक है, बिल निकलने की दो कंडीशन हमने पढ़ी थी कि एक तो या तो आपने किराए पे दे दिया हो या इसी अधिनियम के तहत आता हो। फिर बिल निकलेगा। बिल आपने क्या करना है, 15 दिन में जमा कराना है, 15 दिनों में जमा कराना है, जमा करवाना है। यदि आप ये 15 दिनों के अंदर जमा नहीं करवाते हो फिर डिमांड नोटिस निकलेगा। नहीं करवाने पे क्या होगा, नहीं करवाते हो तो फिर आपका मांग नोटिस, जिसको मांग नोटिस इंग्लिश में डिमांड नोटिस बोलते हैं, मांग का नोटिस निकलेगा। ठीक है, मांग का नोटिस जो होती है ये पहले तो भाई उसको इतला दे दिया कि आपका इतना बिल है, आप ये बिल जमा करा दो। यदि वो बिल 15 दिनों के अंदर नहीं करवाते हो तो आपका मांग का नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, ये मांग का नोटिस कौन निकालेगी, नगर पालिका निकालेगी, नगर पालिका दोनों निकालेगी। जैसे मांग का नोटिस हो, मांग का नोटिस हो, या इसकी पूर्ववर्ती जो धारा थी हमने उसके अंदर देखा था कि बिल का नोटिस हो, बिल का नोटिस हो, वो दोनों जो नोटिस है ना ये कौन निकालेगी, नगर पालिका निकालेगी। तो मांग का नोटिस कैसे निकलेगा, आपको पता है कि पूर्ववर्ती राशि होगी उसके ऊपर बिल देना पड़ेगा, बिल का नोटिस निकलेगा, बिल नोटिस निकलेगा, बिल का जो नोटिस है वो निकलेगा। नोटिस आप यदि 15 दिन के अंदर जमा नहीं करवाते हो तो फिर नगर पालिका क्या करेगी, उस पूर्ववर्ती राशि के ऊपर आपके मांग का नोटिस जो है वो निकालेगी। अब आती है बात दड़ले से पैसे लेने की। अब तक तो है कि भाई प्रेम पेटा हमने आपका एक तो पहले बिल का नोटिस निकाल दिया, आगे मांग का नोटिस भी निकाल दिया, उसके बाद भी राशि नहीं देते हैं, वो देखते हैं आगे का नजारा। ठीक है, अब आता है 131 कि किन मामलों में, किन मामलों में वारंट, वारंट, वारंट जारी किया जा सकेगा, किया जा सकेगा। देखिए याद करने का सीधा ही है, जो अपने 30 की धारा पढ़ी थी उसके अंदर न्यायालय की बात कही गई थी। 31 की धारा में न्यायालय के अंदर अपील की बात की गई थी कि न्यायालय के अंदर आप याचिका, जो न्यायालय के अंदर याचिका लगाते हो उसकी बात की गई थी। अब ये 131 की बात है, डंडा लग गया तो डंडा यहां पे भी लग जाता है। ठीक है, क्या लग गया कि किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा। बोला गया है कि सबसे पहले तो हम बिल निकालते हैं, बिल निकालते हैं। ठीक है, वो बिल आप 15 दिनों के अंदर नहीं भरते, नहीं भरते तो फिर ये काम कौन करती है, नगर पालिका करती है। 15 दिनों के फिर हम निकालते हैं मांग का नोटिस, मांग का नोटिस। ठीक है, ये इसके लिए भी हम 15 दिन देते हैं आपको दिन, और वो 15 दिनों के अंदर आप नहीं भरते तो फिर आपके खिलाफ क्या आएगा, वारंट आएगा, वारंट आएगा। ठीक है, ये जो वारंट है ये जारी कौन करेगा, ये दोनों बिल और मांग का नोटिस है ये तो जारी करेंगी नगर पालिका, नगर पालिका जारी करेगी। वारंट है ये जारी कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है वो आपका वारंट जारी करेगा। आगे बोल दिया है कि इस वारंट के खिलाफ, इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बोला गया है कि आपका जो वारंट निकल गया ना तो इस वारंट के खिलाफ आप दीवानी फौजदारी किसी भी न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते। जो 121 धारा 121 के अंदर आती है, न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र, अपील करने की जो शक्ति आती है, तो आप अपील किसी भी न्यायालय के अंदर इसके तहत नहीं कर सकते। अब बोला गया है कि किस, ये तो बोल दिया कि बिल निकालने का 15 दिन का समय देते हैं हम, बिल निकालने 15 दिन में आप बिल जमा नहीं कराते हो, फिर हम मांग का नोटिस निकालते हैं, फिर 15 दिन का आपको टाइम देते हैं, फिर भी आप जमा नहीं कराते हो तो फिर हम आपके खिलाफ वारंट निकालेंगे। वारंट आएगा तो वो किसी न्यायालय के अंदर नहीं जाना पड़ेगा और वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिया जाता है। अब ये वारंट किस किस कंडीशन में निकाला जाता है वो देखते हैं। ठीक है,
बोला गया है कि इसका वारंट कब निकालेंगे। वारंट जो निकलेगा उसके अंदर क्या होगा, कब निकालेंगे वो तो देख लिया, 15-15 दिन के अंदर आप पैसे नहीं दे रहे हो फिर भी आपके खिलाफ एक वारंट निकाला जा रहा है कि आप नोटिस की राशि दो, नोटिस की राशि दो। उसके अंदर लिखा होगा राशि दो कि भाई आपके खिलाफ वारंट है, आप इस नोटिस के अंदर जितने पैसे आए वो राशि दो। दूसरी बात बोल रहा है कि आप नहीं दे रहे, नहीं दे रहे तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कारण बताओ, को कारण बताओ कि किस कारण आप जो है आप जो नोटिस की राशि है वो किस कारण से आप पैसे नहीं दे रहे। फिर कह रहे हैं कि ये पैसे आपको देने पड़ेंगे, आप 121 के तहत धारा जो है न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते क्योंकि फैसला किसका होगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का अंतिम फैसला होगा। आगे बोल रहा है कि वारंट जो है ना वो आपकी 3 वर्ष तक की जो अवधि है उसी में निकलेगा, उसके बाद नहीं निकलेगा। तो वारंट का जो पीरियड है ना, वारंट अवधि, क्योंकि कई दिनों तक पता नहीं चलता ना नगरपालिका को किसके घर में क्या हो रहा है, तो वारंट जो है वो क्योंकि भूमि जो है वो किस काम में ले रहे हैं किस में नहीं ले रहे तो नॉर्मली पता नहीं चलता, तो वो 3 वर्ष दे दिया, 3 वर्ष तक निकालना होगा, 3 वर्ष तक की अवधि में निकालना होगा, अवधि में निकालना होगा, निकालना होगा। ऐसा है कि मान लो मैं आज कोचिंग चला रहा हूं तो मेरी कोचिंग की अवधि यदि मैं उसको बंद किए 5 वर्ष हो गए तो मेरे खिलाफ वो आप वारंट नहीं निकाल सकते। यदि मेरी कोचिंग चल रही है या 3 साल पहले तक के समय में मैंने बंद किए तो आप उसके खिलाफ वारंट निकाल सकते हो। ठीक है, वारंट कौन निकालेगा, वारंट, वारंट हमने देखा था मुख्य नगरपालिका अधिकारी निकालेगा। इसका क्या होगा, इस पे हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षर करके वारंट निकालेगा। दूसरी बात ये क्या करेगा, वारंट को जारी करता कौन होगा, जारी करता भी यही होगा, पहले ऊपर जारी करता होगा फिर नीचे हस्ताक्षर होगा फिर इनका नाम होगा और सिग्नेचर होगा। आगे बात आती है कि ये तो है नगरपालिका के भीतर की संपत्ति, अब आती है बाहर की संपत्ति। कई बाहर की संपत्ति कभी कभी नगरपालिका जो है राज्य सरकार के कहने पे या राज्य सरकार के आदेश से क्या कर लेती है, बाहर की संपत्ति भी खरीद लेती है, अपनी बना लेती है। यदि वो एक तो है, ये तो है ग्रामीण क्षेत्र, ये तो है ग्रामीण क्षेत्र और ये है शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ठीक है, जिसको नगरपालिका बोल सकते हो, नगरपालिका बोल सकते हो। तो इस क्षेत्र के अंदर आपने संपत्ति खरीद रखी है, उसका आपको टैक्स लेना है या वो लोग अपना टैक्स नहीं दे रहे किसी कारण से नोटिस देने के बाद भी, तो क्या होता है, ये किसको कहेंगे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी है ना, ये कहेंगे तहसीलदार को, तहसीलदार को, तहसीलदार को मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो कहेंगे कि भाई आपके क्षेत्र में ये आ रहा है और टैक्स हमारा पड़ रहा है तो टैक्स देना चाहिए। तो ये अपने अधीनस्थ को बोल देते हैं, अधीनस्थ को बोल देते हैं। फिर क्या होता है कि जो भूमि और भवन होता है, प्रॉपर्टी जो होती है, उस प्रॉपर्टी को कुर्की किया जाएगा, कुर्की किया जाएगा, कुर्की या जब्त जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है कुर्की। कुर्की करना क्या होता है, जब्ती करने होता है, किसी वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसको वो जब्त कर लेंगे, कुर्की कर लेंगे, फिर क्या कर देंगे, उसको जब्त करके विक्रय कर देंगे। यदि नौबत आ गई ना बेचने की तो विक्रय कर देंगे, ठीक है। तो कुर्की और विक्रय किया जाएगा, किन मामलों में होगा, क्योंकि आपको पता है 15 दिन का पहले आपको नॉर्मल जो साधारण आपका नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद मांग का नोटिस दिया जाएगा, 15 दिन के बाद में फिर भी आप जमा राशि नहीं करा रहे हो तो वारंट जारी किया जाएगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ये जारी करेगा। किस, तो उसमें लिखा होगा कि आप नोटिस की राशि दो, नहीं दे रहे हो तो कारण बताओ। यदि 121 में आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते, अवधि जो होगी वो 3 वर्ष के अंदर ही आपकी वारंट जारी कर सकते हो, उसके ज्यादा अवधि में नहीं कर सकते। वारंट मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपने हस्ताक्षर और जारी करता होता है। कुर्की और जो कुर्की जो होती है विक्रय होती है, कुर्की का मतलब जब्त करना होता है राशि को या उस मकान को। बाहर की यदि संपत्ति है तो वो तहसीलदार को कह देंगे, तहसीलदार जो है वो अपने अधीनस्थ को कह के टैक्स दिला देंगे, नहीं तो ये कुर्की कर लेगी, जब्ती कर लेगी, ठीक है। आगे है वारंट का निष्पादन करने में बलपूर्वक प्रवेश, कि भाई आपके खिलाफ पहले बिल निकाला हमने, फिर मांग नोटिस निकाला, फिर नोटिस निकाला, वारंट जिसको बोलते हैं, वारंट निकाला, फिर भी आप नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो फिर तो भाई आपकी या तो संपत्ति या भूमि कुछ तो जब्त करना ही पड़ेगा। तो जब्त करने के लिए क्या करेंगे, बलपूर्वक प्रवेश करेंगे, नगरपालिका अपनी दादागिरी पे आ जाएगी।
कहेगी वारंट 121, आपको वारंट तो दे दिया ना, बोले हाँ जी दे दिया। तो ये जो जाएंगे ना नगर पालिका के कर्मचारी पैसे वसूलने के लिए, तो वो सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक है, सूर्योदय से सूरज उगने लेके छिपने तक है, रात में गुंजाइश की, ठीक है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही जाएंगे पैसे लेने के लिए। तो फिर क्या करेंगे, ये दरवाजा होगा, खिड़की होगा, यदि किसी ने बंद कर लिया है तो इनको तोड़कर अंदर घुसने का विधिमान्य अधिकार है। ये तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, उसके ऊपर आप कोई भी केस या क्लेम नहीं कर सकते। वो आपकी खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएंगे पैसे लेने के लिए। फिर यदि महिला का कमरा है तो थोड़ी रियायत दे दी। क्या दे दी कि भाई बीरबानी है तो बीरबानी ने तीन घंटा पहले को नोटिस दोगा कि भाई साड़ी तेरा जो सामान सुमन है वो आप ही निकाल के रख लो, और जो आपका कीमती सामान है वो आप निकाल के रख लो। फिर हम आपके कमरे की तलाशी लेंगे, हमें उसके बराबर का पैसा चाहिए, या तो कोई संपत्ति चाहिए, या संपत्ति नहीं मिल रही है तो फिर जमीन और जो आपकी स्थावर संपत्ति है वो बाद में कुर्क करेंगे, पहले हमें अच्छा जो चल संपत्ति है वो चाहिए। कमरा 3 घंटे पहले का नोटिस देते हैं। फिर महिलाओं को हटाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप हट जाओ, हम लोग कमरा तोड़ेंगे। फिर क्या होता है, सीआईडी का दया बन जाता है। दया क्या कर देगा, कमरा और खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। आगे जो धारा 133 3 का फेर लग जाता है कि वारंट को निष्पादित करने की रीति क्या है, कि भाई वारंट में लेके जा रहे हैं, हाँ मतलब पीसा कहीं कहीं लेके आओ ना, वो है वारंट को निष्पादित करने की रीति। वारंट जो है पैसे दे नहीं रहा वो किसी भी हालत में, तो या तो उसकी स्थावर संपत्ति लो या जंगम। जंगम संपत्ति कौन सी होती है, चल रुपया पैसड़ा गहनों गुठी जो भी हो वह सारा हुए, कागज हुए, मकाना का भी हुए। स्थावर संपत्ति बिल्डिंग है या फिर बाकी कोई जगह है, वो सारी उसमें आते हैं। अधिकारी जो होगा वो वारंट व्यतिक्रमी अधिकारी होगा, ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा, ठीक है। ये जंगम और स्थावर दोनों कंपनी दोनों जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, कुर्की करेगा, जब्त करेगा। तो पहले तो ये देखेगा कि यार कोई गहनों गुट्ठी मिल जाए, कोई कागजात मिल जाए, कुछ पैसे वगैरह, तो लाने ले जाने के लिए सरल रहते हैं। तो पहले कुर्की किनकी करेगा, ये जंगम संपत्ति की करेगा। आगे कह रहा है कि कुर्की किसकी नहीं करेगा, मतलब किसको जब्त नहीं करेगा। जब्त जो है वो किस किस राशि को नहीं करेगा। यदि कोई आदमी है उसके खिलाफ वारंट है तो उसके जो बीवी बच्चे हैं, खुद के हैं, उसके पहनने के कपड़े हैं वो नहीं उठा के लाएंगे। दूसरे उनके सोने धोने का जो बिस्तरे हैं वो नहीं उठा के लाएंगे। उनके खाना खाने के जो बर्तन हैं वो नहीं उठा के लाएंगे। यदि कोई आदमी शिल्पी है, मान लो कोई सुनार है, तो उसके सोनार के औजार नहीं लेके आएंगे। कोई और प्रकार का कार्य करता है तो उसके शिल्पी के जो रोजी रोटी के जो औजार है ना वो नहीं उठा के लाएंगे। यदि आदमी कृषक है तो उसका खेती का सामान नहीं लाएंगे, और आजीविका का कोई भी साधन जो है, किसी के भी आजीविका का जीवन जीने का जो साधन है वो आप उठा के नहीं लाओगे। इस संपत्ति की कुर्की नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपके आएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो खाने और पहनने के कपड़े बिस्तर वगैरह नहीं, खाने के बर्तन, शिल्पियों के औजार, और कृषक जो खेती आजीविका का साधन नहीं होना चाहिए। अब बोला गया कि हम फर्स्ट टाइम पे जंगम संपत्ति का दया बन के दरवाजा तोड़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि संपत्ति लगभग इतनी लूट के लाएंगे, हम तो लेके आएंगे, लूट का तो नहीं है, लेके आएंगे कि भाई जितनी हमारी टैक्स बकाया है, उसके ऊपर जितना कर हमारा बकाया है उसके लगभग बराबर बराबर सी हम उससे जब्ती करेंगे जंगम संपत्ति की। तो वारंट व्यक्ति की राय में यदि कोई ऐसे कह दे कि भाई ये साहब ये मत ले जाओ, ये अंगूठी है, ये मेरी सगाई की है, तो वो नहीं ली जाएगी, वो आपको तुरंत लौटा दी जाएगी। वो बोल रहा है कि यदि वारंट व्यक्ति कहता है कि यदि उसकी भावनाओं से कोई जुड़ी हुई संपत्ति होती है तो ये वापस लौटा दी जाएगी। और इसके अंदर जो सूचना होगी, इस वारंट की पूरी एक लिस्ट बना के रखेंगे कि भाई हमने क्या क्या आपसे लेके गए हैं, उसकी एक सूची बनेगी, लिस्ट बनेगी। और वो लिस्ट जो होगी वो 6ठी अनुसूची के तहत लिस्ट बनेगी, क्योंकि इसमें 6 अनुसूचियां हैं। तो पूरी लिस्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि ये चीज आप वहां से लेके आए हो, लगभग बाजार मूल्य इसका इतना है, आपका टैक्स इतना हो रहा है, लगभग बराबर सी हो रहा है, तो आप वो लेके चले जाओगे। अब बात आती है कि स्थावर संपत्ति। यदि स्थावर संपत्ति है तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा। स्थावर संपत्ति है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपको आदेश दे देगा। आदेश के बाद आप कुर्की करोगे, जब्त करोगे, जब्ती करोगे। कुर्की का मतलब होता है जब्त करना, लेना, ठीक है। ये किस तरीके से जब्त करोगे, फिर नजारा निकालोगे उसका। परंपरागत तरीके से करोगे या ढोल बजा के, ढोल बजा के या फिर आवाज दे के, या फिर कैसे भी 10 आदमी सुनने चाहिए, उसकी फजती होनी चाहिए कि फलाना आदमी दे नहीं रहा तो इसका क्या कर रहे हैं हम, इसकी संपत्ति जो है वो पूरक कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं।
तो 3 कॉपियां लगेंगी। कहाँ लगेंगी? एक कॉपी तो लगेगी उसके जो घर जो है उसके ऊपर सहज दर से जगह पे, जो चौराहे के ऊपर आता जाता ना सब ने दिखा ना, उस सहज दर से जगह पे लगेगी। दूसरी कॉपी लगेगी उसकी नगरपालिका, नगरपालिका के अंदर भी सहज दर से के अंदर लगेगी। यदि वो राशि, यदि वो जगह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है तो एक कलेक्टर ऑफिस के अंदर भी उसकी एक कॉपी सहज दर से सब जगह मतलब उसकी बड़ी वाली फैसती करी जाएगी। तो फिर लास्ट में इसके बारे में बोला गया है कि इसका जो अंतिम फैसला होगा वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा। वो उस टाइम पे साथ होंगे, वो साथ में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वारंट व्यक्तिकर्मी जो होगा वो वारंट निकालने वाला अधिकारी होगा, वो आपके साथ जाएगा। और बाकी सब जो दावे हैं आप कहीं पे भी कोई भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, बाकी सब दावे हैं वो शून्य हैं, आप किसी दीवानी और फौजदारी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। धारा 134 में बोला गया है कि कुर्क की गई संपत्ति है उसको विशेष मामले में विक्रय करना, विशेष मामले के अंदर बेचना। उसको किस कंडीशन में बेचेंगे? यदि जल्दी 6 सील होने वाली है, खराब होने वाली है, खराब कि वो किसी के काम की नहीं रहे, नहीं तो अगले मालिक के काम की रहे, नगर पालिका के काम की रहे तो उस संपत्ति को क्या कर दोगे? आप बेच दोगे। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? बेचोगे कब? जब वसूली का खर्चा आता हो, क्योंकि आप वसूल करके लेके आए हो, तोड़फोड़ करके लेके आए हो, तो वो खर्चा भी आना चाहिए। उसको कितने दिन आपने अपने पास रखा है, उसको रखने का जो खर्चा आपका लगा है वो खर्चा भी होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है कि भाई इसका ये इतने का तो माल ही नहीं है, जितना तो हम वसूली के अंदर लगा दिया और अभिरक्षा के अंदर लगा दिया, तो आपको बेचना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे? मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसके बेचने का नोटिस निकालेगा। माल को, जो कुर्क किए गए माल को बेचने का नोटिस कौन निकालेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी निकालेगा। वो कहेगा या तो इसके बराबर रकम दे दो या प्रतिभूति दे दो। हमारा टैक्स बन रहा था 20,000 रुपए का, किसके बराबर की बात कर रहा है? टैक्स के बराबर। 20,000 रुपए की या तो हमें रकम दे दो या बराबर की प्रतिभूति दे दो, तो हम विक्रय कर देंगे, इसको बेच देंगे। बेचने के लिए यदि ये तुरंत नहीं बिका, तुरंत मान लो नहीं बिका, तो नगरपालिका अधिकारी क्या करेंगे? इसकी नीलामी निकालेंगे, बोली लगाएंगे। ठीक है। बोली लगाएंगे तो एक जमानत राशि होती है, जमानत राशि कि भाई ये स्टार्टिंग के अंदर आपको इतनी जमा करानी है और 10 दिन का टाइम देते हैं, 15 दिन का टाइम देते हैं, उसके अंदर हम पूरी राशि जमा करा देंगे और ये सामान आप हमें दे दो। तो उसको अधिशेष जो राशि होती है उसको तुरंत नगरपालिका निधि के अंदर जमा कर दिया जाता है। आगे बोला गया कि यदि उसका मालिक जो है, सामान का जो मालिक है, चाहे वो प्रॉपर्टी स्थावर हो या जंगम हो, उसका मालिक यदि 1 वर्ष के भीतर भीतर नगरपालिका को लिख के नोटिस दे देता है कि साहब आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जैसे ही पैसे होंगे 1 साल के भीतर भीतर आपकी जो टैक्स है वो पे कर दूंगा और मुझे मेरी ये संपत्ति जो है ये आप वापस दे देना, तो कहेगा ठीक है हम 1 साल के लिए आपके लिए रख सकते हैं। यदि 1 साल के अंदर आप नहीं आए 365 दिन में, तो 366वें दिन ये जो संपत्ति है ये हमारी हो जाएगी, मतलब नगरपालिका की संपत्ति हो जाएगी। ठीक है। अगली जो धारा 135 के अंदर बोला गया है कि नगरपालिका की यदि कोई बाहर की संपत्ति है तो उसको कुर्क कैसे किया जाएगा? तो नगरपालिका की यदि बाहर की संपत्ति है उसको कुर्क और विक्रय कैसे किया जाएगा? तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा। यदि ये मान लो ये क्षेत्र है ग्रामीण, ग्रामीण ये आ गया आपकी नगरपालिका, नगरपालिका आ गई। ठीक है। नगरपालिका आ गई तो इस क्षेत्र का जो पैसा आपको कैसे कलेक्ट करना है, तो उसके अंदर नगरपालिका का जो मुख्य अधिकारी होगा वो तहसीलदार को बोल देगा कि तहसीलदार साहब आप ये जो जगह है आपके गांव क्षेत्र में आती है और आप ये हमें ये जगह इसका टैक्स आया नहीं है, तो या तो इसकी संपत्ति है ये हमें जब्त करने दो, जब्त करवाओ, और या फिर इसका विक्रय कराओ, इसको बिकवाओ। तो ये बिकवाने का और जब्त करने का निर्देश कौन देता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी देता है। चाहे संपत्ति अंदर की हो नगरपालिका क्षेत्र में या क्षेत्र में बाहर की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है अपना 136 की धारा। बोला गया है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जाएगी, संक्षिप्त जल्दी से कार्रवाई की जाएगी जो नगरपालिका छोड़ने वाले हों, कि भाई जिसके ऊपर प्रॉपर्टी बकाया है, पैसे बकाया है, रकम बकाया है और उस आदमी का पहले आभास हो जाता है कि ये आदमी नगरपालिका छोड़ने वाले हैं बिना पैसे दिए, तो उसके खिलाफ संक्षिप्त कार्रवाई की बात की गई है कि तुरंत छोटी कार्रवाई करके हम उससे पैसे लेने की कोशिश करेंगे। क्या कहा गया कि वसूली राशि सौदे हो, मतलब बाकी हो, वसूल करने की जो राशि है वो बाकी हो। दूसरा कहा गया कि छोड़ने का पता लग जाए कि भाई ये आदमी है, ये मकान मुकुन बेच के खाली करके जा रहा है, तो पता लग जाता है कि भाई ये जा रहा है, तो इसको जो अपन वसूली की जो राशि है ना कि इतनी राशि इससे वसूल करनी है, तो वसूली की राशि कब ली जाएगी? या तो बाकी है तब ली जाएगी या फिर
उसका पता लग जाए कि वो यहां से छोड़ के जा रहा है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी एक बिल निकालेगा। बिल तो निकालता ही, आपको पता ही है कि भाई राशि जो है वो तुरंत दे दो, आपके अंदर इतनी राशि बकाया है नगर पालिका की, आप वो तुरंत दे दो। फिर यदि नहीं दे रहा तो फिर आपका मांग का जो नोटिस है ना, उसको नहीं निकालेंगे। मांग का नोटिस नहीं निकालेंगे ना, आपके खिलाफ वारंट निकालेंगे। वारंट निकालेंगे तो सीधा का सीधा कुर्की और विक्रय, बेचने का और जब्त करने का, जब्त का, कि भाई आपकी जमीन नगर पालिका बेच रही है, इतने पैसे हमारे दे जाओ, जमीन ले लो। या फिर कुर्की जो है कि हम लोग आपके जो कुर्की है वो जब्त कर रहे हैं, या फिर आप हमें पैसे दे जाओ, तो उसके खिलाफ कुर्की और इसका वारंट। ये संक्षिप्त कार्रवाई की छोटी कार्रवाई कैसे की जाए, कैसी किस लोगों पे की जाएगी, जो आदमी छोड़ के भाग रहा हो या फिर उसके ऊपर बाकी रह रहे हूं, और जो आदमी का पता लग जाए कि छोड़ के भागने वाला कोई आदमी है, नगर पालिका छोड़ने वाला कोई आदमी है, तो उसके ऊपर संक्षिप्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिल निकाल देगा कि भाई राशि तुरंत दो। फिर उसके ऊपर मांग नोटिस नहीं निकलेगा, डायरेक्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कुर्की और विक्रय का वारंट उसके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, आगे वो ही बात आती है व्यावर्तियां। व्यावर्तियां कि भाई भूल चूक लेन देनी माफी चाहते हैं, वो बात इसमें व्यावर्ती में। आपके पास बिल निकलेगा, 15 दिन के अंदर आप बिल नहीं जमा कराए तो मांग का नोटिस निकलेगा। मांग का नोटिस आपने 15 दिन तक जमा नहीं कराया तो आपका वारंट निकलेगा। वारंट के अंदर आपकी जमीन की कुर्की और विक्रय किया जाएगा, कुर्की होगी और विक्रय होगा। ठीक है, उसको जब्त करके बेची जाएगी। फिर उसकी सूची बनाते हैं छठी अनुसूची के तहत। छठी अनुसूची के तहत अपन उसकी क्या बनाते हैं, सूची बनाते हैं कि कौन कौन सा सामान हमने लिया, क्या क्या चीज ली, उसकी सूची बनाते हैं। बोलते हैं कि इस सिस्टम के अंदर पूरे में कहीं गलती हो जाती है या त्रुटि हो जाती है, कोई नाम पता एड्रेस पता वगैरह चढ़ाने में कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो बात विधि मान्य होगी, आप उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। और यदि जो ये व्यक्ति कौन निकालता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वारंट निकालता है, ठीक है, तो वो अतिचारी नहीं होगा कि आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है उसकी, आपको वो जब्त करने की राशि है वो आप दे दीजिए, वो अतिचारी नहीं होगा, वो विधि मान्य होगा, विधि मान्य व्यक्ति होगा। तो इसमें सीधी सी बात बोली है व्यावर्तिया में कि बिल, मांग नोटिस, वारंट ये निकालते ही हैं, सूची निकालते ही हैं, इसके अंदर कहीं कोई ऊपर नीचे गलतियां हो जाती हैं, त्रुटि हो जाती है, तो वो सारी विधि मान्य होंगी। वो त्रुटियां तो वो सुधारी जा सकती हैं, कहने का मतलब सुधारी जा सकती है, उसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते। अतिचारी वो व्यक्ति जो निकालता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो अतिचारी नहीं होगा, और ये जो गलतियां होंगी तो इसको सुधारी जा सकती हैं। आप इस मतलब नाम आपका आ गया, पिताजी के नाम में कहीं एक दो शब्द में गलती आ गई, तो वो आपका ही है, किसी और का नहीं है, वो चेंज हो जाएगा, वो बदल सकते हैं, तो वो चीजें इसने पहले ही दे दी। ठीक है, कुर्की और विक्रय के मामले के अंदर व्यावर्तियां दे दी। ठीक है, अगली 138 में बोला गया है कि जो संदाय की गई है, समस्त संदाय जो आपसे ली गई है राशि जो होंगी, उसकी रसीद आपको दी जाएगी। क्या बोल रहे हैं, पहले तो दया बन के दरवाजा तोड़ रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं, स्थावर जंगम संपत्ति है उसको कब्जे में कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इसकी रसीद देंगे हम। ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज आपसे ले गए उसकी रसीद नहीं दी गई, किसकी देंगे, एक दो रकम होती है कि कितने पैसे, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी चीज आपसे लेके गए, एक होती है राशि। ठीक है, ये दोनों की क्या देंगे हम, आपको रसीद देंगे। क्या देंगे, रसीद बना के देंगे कि हमने आपसे, मान लो 20,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए हम आपके मांगते हैं, या हमारा जो है आपके ऊपर बकाया जो है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए की हम आपको रसीद काट के देंगे, कि यहां तक की रसीद काट के देंगे कि हमने आपके मकान जो है वो बेचे कितने में, लिए कितने में। तो इसके अंदर समस्त जो संदाय होते हैं, आप कितना देते हो, किस हिसाब से आप बिल देते हो, उसकी पूरी रसीद आपको नगर पालिका देगी। ठीक है, अब 139 की धारा में बोला गया है कि वाद लाने की अनुकल्पित शक्ति। क्या बोला गया है, वाद लाने की अनुकल्पित अनुकल्पित शक्ति। शक्ति का नाम दिया गया, अधिकार नहीं दिया गया। अधिकार तो सबके लिए होता है, शक्ति केवल आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वो ही वाद ला सकता है। आप वाद नहीं लाओगे, आपके तो पहले हाथ पैर बांध दिए थे। ठीक है, तो वाद लाने की अनुकल्पित शक्ति किसकी है, तो इसके अंदर बोला गया है कि मतलब कोई भूमाफिया लोग होते हैं, कोई मतलब जो अपनी संपत्ति के टाइम पे मिलते नहीं है, वहां पे भाग जाते हैं, कुछ उसके अंदर रखते नहीं है, तो क्या होता है कि यदि वारंट जारी होता है, वारंट जारी होता है और वारंट की जो राशि है वो राशि लेने में विफल हो जाते हैं, राशि लेने में विफल हो जाते हैं। ठीक है, जब तक अपन कोई चीज वसूली नहीं कर पाते, वसूली करने में भी विफल हो गए,
वसूली में भी क्या हो गए, विफल हो गए। विफल हो गए वसूली के अंदर भी, जब्त भी नहीं कर पाए, वसूली भी नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होगा, पालिका अधिकारी जो होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा कि ये अपने वाद लाएगा। वाद कौन लेके आएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लेके आएगा, वाद लाएगा। वाद कहां पे लाएगा, जो उस नगर पालिका क्षेत्र की अधिकारिता में जो सक्षम न्यायालय आता है, जिला कोर्ट में आता है, ठीक है। कहां पे लेके आएंगे, जो उस नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र के अधिकारिता में, उस नगर पालिका क्षेत्र की अधिकारिता में जो आता है, अधिकारिता में, अधिकारिता में सक्षम न्यायालय, सक्षम न्यायालय जो आएगा, ठीक है, उसके अंदर वाद लिया जाएगा। सक्षम न्यायालय कौन सा होता है, जिला कोर्ट होता है, जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय। ये चीज अपन ने पहले पढ़ ली थी, तो उनको जोड़ लिया करो, आपस में कोई इश्यू नहीं है। तो उस नगर पालिका क्षेत्र की जो अधिकारिता क्षेत्र के अंदर जो सक्षम न्यायालय है, उसके अंदर वाद लेके आएगा। वाद कौन लेके आएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लेके आएगा। कब लेके आएगा, जब वो वसूली करने के अंदर क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। वसूली तो वो ही होता है कि थोड़ी सी जोर जबरदस्ती भी आ जाती है इसके अंदर वसूली में। तो वसूली करने में यदि वो विफल रहते हैं, वारंट राशि लेके लाने के लिए जाते हैं, फिर वो वसूली नहीं कर पाते, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी वाद लेके आएगा। वाद कहाँ पे लाया जाएगा, उस नगर पालिका क्षेत्र का जो सक्षम न्यायालय होगा, सक्षम न्यायालय किसको दिया गया है, जिला कोर्ट को, तो जिला कोर्ट के अंदर वाद लाया जाएगा, ठीक है। आगे धारा 140 जो है उसके अंदर दे रखी है कि करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व। क्या बोला गया है, करों के लिए भूमि और भवन आदि पर दायित्व, आदि पर दायित्व। किस प्रकार का दायित्व जो है, कैसा रखा गया है कि करों के लिए भूमि के ऊपर और भवन के लिए हम लोग कर लेती है, नगर पालिका कर लेती है, वो किस प्रकार का दायित्व रखा गया। तो दायित्व किस पे होगा, दायी व्यक्ति पे होगा, दायी व्यक्ति पे होगा। दायी व्यक्ति कौन है, जो कर देने वाला होगा, भाई जो जिम्मेदार होगा उसी के तो सारी चीज लागू होते हैं, जो जिम्मेदार नहीं होता उसके कुछ लागू नहीं होता। तो दायी व्यक्ति जो है ना, उसको दायी व्यक्ति हो, चाहे वो संपत्ति स्थावर हो या जंगम हो, ठीक है, जंगम संपत्ति हो या फिर स्थावर संपत्ति हो, ठीक है। तो वो जो कर, जो भूमि और भवन का जो कर देने का दायित्व किसका होगा, दायी व्यक्ति का होगा। कि दायी व्यक्ति देने वाला व्यक्ति होता है कि भाई आप जो है वो स्थावर संपत्ति हो या चाहे आपकी जंगम संपत्ति हो, उसके ऊपर कर देना पड़ेगा। फिर नगर पालिका कह रही है कि प्रथम प्रभार, प्रथम जो प्रभार है ना, प्रथम प्रभार जो है वो भी किसके ऊपर होगा, दायी व्यक्ति के ऊपर होगा। किस पे होगा, दायी व्यक्ति पे होगा। प्रथम प्रभार किसके ऊपर होगा, दायी व्यक्ति जो होगा कि भाई कर जो हम लोग लेंगे भूमि और भवन का, तो सबसे पहले कर कौन देगा, जो देने वाला है, उस भूमि को काम में ले रहा है, उसका स्वामी है या स्वामी बनने का अधिकार जो रखता है, वो आदमी दायी व्यक्ति होता है और वो अपना अधिकार वो जो है हमें कर देगा, ठीक है। संपत्ति अब बोल रहे हैं कि कोई संपत्ति है, कोई संपत्ति उसका स्वामी नहीं है, स्वामी नहीं है, तो नगर पालिका कह रही है कि यदि उसका स्वामी नहीं है तो हम कर नहीं लेंगे, हम कर नहीं लेंगे, ठीक है। उसने क्या कहा, देखिए कि कर के लिए जो भूमि और भवन कर किसके ऊपर लगेगा, प्रथम प्रभार दायी का होगा, ठीक है। आगे बोला गया कि कोई संपत्ति जिसका स्वामी नहीं है तो हम कर नहीं लेंगे, हम 1 साल तक इंतजार करेंगे, 1 वर्ष तक इंतजार करेंगे कि भाई इसका कोई स्वामी है या नहीं है, लावारिस है। फिर 1 साल के बाद वो संपत्ति किसकी हो जाएगी, नगर पालिका की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो संपत्ति नगर पालिका की हो जाएगी, नगर पालिका की हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा जोड़ इन्होंने बैठाया है कि भाई दायी व्यक्ति जो कर दे रहा है, ठीक है, जो जिसका स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, जो संपत्ति लावारिस टाइप में है, तो उसका हम कर नहीं लेंगे बोले, वो उसका मालिक ही नहीं है तो क्या कर लेना, हम 1 साल तक उसका इंतजार करेंगे, 1 साल के बाद वो संपत्ति ही नगर पालिका की हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये अपना जो 7वां अध्याय है ये अपना कंप्लीट हुआ और 140 जो धाराएं हैं वो अपनी कंप्लीट हुई। आगे जो अपने टॉपिक आएंगे
तो बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे और जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है।